हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, नया लेसन, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं और आप उसको सोचेंगे, समझेंगे और फिर हमको उचित आंसर देंगे। ठीक है? तो मेरा सवाल आपका देखिए सामने है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको पता है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, पता है? फटाफट आंसर दो भाई। भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी। जी हाँ, आंसर क्या आएगा? गंगा। ठीक है, गंगा। तो ये बताओ पहले, गंगा नदी कहाँ से निकली हैं? कुछ आइडिया है क्या आपको? गंगा नदी कहाँ से निकली है भाई? गंगा नदी निकली है हिमालय से। समझ गए? हाँ। आज हम लोग नदी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बेटा, किसी को आइडिया है क्या? आज हम लोग नदी के बारे में अचानक सा मतलब क्यों बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है, आज की टॉपिक है ना हिमालय की बेटियां। यहाँ पर हिमालय की बेटियां से क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? हिमालय की बेटी, अगर एक है तो हिमालय की बेटी और एक से अधिक है तो हिमालय की बेटियां। हिमालय पर्वत, ठीक है। आज हम लोग उसी पर्वत के बारे में और उनके बेटियों के बारे में जो है पढ़ेंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हिमालय की बेटियां। आज हम लोग हिमालय के बेटियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हिमालय की बेटियों में जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने गंगा, यमुना, सतलज हिमालय की बेटियों के हैं। ठीक है, इनको कहा गया है गंगा, यमुना, सतलज हिमालय की बेटियां हैं। वहीं पे एक और नाम आता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इनका नाम लेते ही जो है क्या होता है भाई, जैसे ही हम सिंधु की बात करते हैं, सतलज की बात करते हैं, तो रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक श्री नागार्जुन जी ने इसमें इन नदियों को जो है हिमालय की बेटियों के रूप में संज्ञा दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हिमालय की बेटियां और हम नदी की बारे में जो है बात क्यों कर रहे थे। ठीक है, इस कहानी के लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। उन्होंने हिमालय पे जब गए तो वहाँ से जब उसके ऊपर चढ़े तो उन्होंने कुछ और देखा और उसी का इसमें वर्णन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें लेखक ने क्या देखा और क्या इसमें वर्णित किया है। ठीक है, तो जरा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी जैसे कि अभी अब मैं आपको बोल दूं ब्रह्मपुत्र नदी, तो केवल आप फोटो में देख सकते हैं या वीडियो में, उसके पास तो आप कभी गए नहीं हैं, हिमालय तो कभी गए नहीं हैं आप।
लेखक वैसे ही बोल रहा है कि मैंने केवल देखा था जो है दूर से, गंभीर, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप को खोई हुई लगती थी। अब भाई जो नदी यहाँ पर देखिए, पहले समझ लीजिए बात को, फिर हम लोग कहानी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर लेखक जो देख रहा है वहाँ पे हिमालय पे चढ़ के, तो उसको क्या समझ में आया कि जो ये नदियाँ हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सतलुज हो गई, ये जितनी नदियाँ हैं जो है, जो हिमालय से निकलती हैं, वो जब निकलती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। कभी उसका लेखक जो है वहाँ पे उनका सौंदर्य देख करके, उनके हाव भाव को देख के, उनके क्रियाकलाप को देख करके यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं पहाड़ियों के ऊपर जब हिमालय पर्वत पर चढ़ा तो देखा कि वो नदियाँ कितनी तेज निकलती हैं जो है, हैं? और उनका वो कह रहे हैं कि जब मैं इनको देखता हूँ समतल भूमि पर तो ये बहुत ही गंभीर रहती हैं, बहुत ही शांत रहती हैं, अपने आप में खो रहती हैं जो है। जैसे एक पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित महिला, घरे अच्छे खानदान से जो होती है महिला, ठीक है, ये सब क्या है, कैसे एक गंभीर रहती है, जो गंभीर, किसी बात को बड़े ही शालीनता से, बहुत ही गंभीरता पूर्वक उसको लेती हैं जो है, ठीक है। तो वैसे ही लेखक बोल रहा है कि जब हम इन नदियों को देखते हैं क्षेत्र में धरा पर बहते हुए, तो कितनी शांत दिखती हैं और कितनी विशाल दिखती है जो है। और उनके प्रति जो है हमारे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। भाई अगर एक कोई बड़ी पढ़ी लिखी महिला अगर सामने आ जाए, कोई प्रोफेसर आ जाए, तो आप क्या करते हो, बड़ी ही शालीनता से आप उसका आते हो पेश ना, और बहुत ही शांति से आप उनसे बात करते हो, मोहल्ले में झगड़ा करते हो। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आप उससे बड़े ही विनम्र होकर बात करते हो। तो वैसे ही जब हम लोग खुले मैदानों में जो नदियाँ बहती हैं हम उनको देखते हैं तो बड़ी ही गंभीर रूप से, शालीनता से जो है वो अपने आप को लेके चलती हैं और बहुत ही शांत रहती हैं। तो क्या होता है, मन में एक श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, उनके प्रति। लेखक बोल रहा है कि माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप सामने थी। बच्चों, बहुत से लेखक आए, बहुत से कवि आए, इन नदियों को किसी ने माँ का रूप दिया तो किसी ने किसी ने बहन का रूप दिया, ठीक है। यहाँ पे लेखक कंफ्यूज है कि मैं इनको क्या बोलूँ, ठीक है। बोल रहा है कि इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, और इनकी यही भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब होता है। यानी कि लेखक बोल रहा है जो उसने वहाँ पे देखा कि जो वेग होता है ना, पानी का वेग, जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो उनका वेग अलग होता है। तो यहाँ पे लेखक ने एक छोटी लड़की, छोटे लड़का की तरह भांति जो है उनको संदर्भित कर रहा है कि जैसे बचपन में छोटे बच्चे कैसे सबके पास उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, ठीक है, और एक पल भी चैन से नहीं बैठते छोटे बच्चे। तो वैसे ही यही भाव वहाँ पे लेखक को देखने को मिल रहा है कि जब मैं हिमालय के ऊपर चढ़ा तो क्या देख रहा हूँ कि ये जो यमुना है, गंगा है, सतलुज है, इनकी जो वेग है, जो इनके अंदर गति है, वो गति को देख करके ये दंग होते हैं कि क्या यही गंगा है, यही यमुना है जिसको मैं देखता हूँ समतल भूमि पे तो कितनी ही शांत दिखती है। बाप रे,
इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यही यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाने के बाद। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका कौतूहल और इनका विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि किसी भी लड़की को, लड़की मतलब छोटे बच्चे को देख करके इतना उनका ध्यान नहीं होता है आकर्षित, जितना कि पहाड़ी यानी कि हिमालय पर्वत पे चढ़ के इन नदियों को देख करके वो अचंभित हो रहे हैं। क्यों? कहाँ ये भागी जा रही हैं? अब भाई पर्वत से पानी निकलता है तो क्या होगा, वो जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ वो भागता है बहुत तेज़ी से जो है, लेकिन वहाँ पे जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ तो उनका वेग, उनकी गति काफ़ी होती है तेज, तो चलती हैं तो एकदम इतनी स्पीड से चलती हैं जो है कि उसके सामने अगर जो भी आए तो सब पत्थर, पहाड़, पर्वत, पेड़ पालो जो सामने मिलेगा वो सबको धक्का मारते हुए निकलती हैं जो है। तो वही बोल रहा है जो है यहाँ पे लेखक जो है, कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पे लेखक जो है हिमालय को इन नदियों का पिता बता रहा है, नदियों की पिता, और हिमालय को बता रहा जो है कि इनकी बेटियां हैं। ठीक है, तो जो वो और उनका कहने का मतलब यह है कि जब ये निकलती हैं तो ये किस धुन में भागती हैं कि पीछे के लिए सोचती भी नहीं कि पीछे क्या है, हमारा पिता कैसा है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, आगे जो मिलता है सीधे भागती हैं। जब कुछ दूर आगे बढ़ती हैं समतल भूमि पे तो जब इनका पानी थोड़ा सा स्थिर होता है, अस्थाई होता है, जो ऐसा थोड़ा इनके अंदर स्फूर्ति की कमी आती है, गति में कमी आती है, तब जाके शायद इनको सोचने को मौका मिलता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बोल रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो महानदी हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, अगर इनका नाम लो तो समझ लो कि ये सब जाके इसी में मिली हुई हैं, छोटे बड़े सब जो है। अगर हम केवल बात करते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की तो ये कुछ नहीं है, ये स्वयं में कुछ नहीं है, ये सब एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई हैं और मिली हुई हैं। ठीक है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि न जाने कब से हिमालय का एक एक बूंद जो है बह करके इन नदियों में इकट्ठा होता है और फिर जाके वो समुद्रों में मिलता है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, लेखक ने एक तो पहले हिमालय को बताया, पिता का संज्ञा दी, नदियों को बताया हिमालय की बेटियां। अब यहाँ पे लेखक जो है समुद्र को बता रहा है कि ये हिमालय के दामाद हैं, क्योंकि हिमालय से निकलती हुई नदियाँ जो है जाके समुद्र में गिरती हैं।
यहाँ पे लेखक जो है क्या बोलते हैं कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाथ पकड़ने का मतलब ये दो नदियाँ जो है जाके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, लेखक बोल रहे हैं कि जो लोग केवल मैदान में देखे होंगे ना, तो उनके लिए ये सब शायद ही मतलब बात समझ में ना आवे कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती हैं। जैसे कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। वो बोल रहे हैं लेखक जो है कि यहाँ के जो रहने वाले बासिंदा हैं आसपास के, इनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो मेरी निगाहें देख रही हैं, जो मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। आखिरी में बात बच्चों आ गई जो है कि हिमालय को पिता बनाया लेखक ने, और इन नदियों को उनकी बेटियां, और जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और जाकर के समुद्र में गिरती हैं, उसको बना दिया उनका दामाद। भाई नदियों का हाथ तो थामना कौन है? समुद्र। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन्हें दामाद करने में कोई भी हर्ज नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पहले भी पढ़ा कि कुछ लेखक जो है इन नदियों को बहन के रूप में देखते हैं, तो कुछ लेखक जो है इनको माँ के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे कौन कैसे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक नागार्जुन जी जो है ये सब बताते हैं, लेकिन उनको अचानक जो है सोचते सोचते कालिदास की एक बात जो है उनको ध्यान में आती है। जो है वो बोलते हैं कि बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी अप्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर प्रेमी के रूप में देखो, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उन महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों, देखो पहाड़ों को उनका घर बताया और समतल भूमि को बताया उनका आंगन, जो है कि नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा जुदा मतलब अलग अलग, घाटियों में उनका रूप अलग होता है और मैदानी भूमि जंग जो है उनका रूप अलग होता है। और लेखक बोल रहा है कि जो इनको दोनों रूप में देखेगा तो यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा जिस निष्कर्ष पे हम आज पहुंचे हैं। वहीं बता रहे लेखक जो है कि एक काका कालेकर भी हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता का संज्ञा दिया है, उनको लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो, प्रेम की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का स्थान। वो है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक बता रहे हैं कि अगर हम प्रेयसी, अगर प्रेम की बातें करें तो अगर हम प्रेम के सौंदर्य के रूप में इसको देखें तो एक और रिश्ता बनता है, वो रिश्ता बनता है ममता का, वो ममता का धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। और वो धागा, वो रिश्ता है बहन का रिश्ता।
कितने लेखकों ने बहन का स्थान, कितने कवियों ने बहन का स्थान दिया है इन नदियों को जो है। लेखक बोल रहे हैं कि ये सारी बातें जब मैं सोच रहा था तो उनके दिमाग में एक बात और आई। उनके अंदर एक भावना उठी। एक दिन की बात है कि वो थोलिंग, जो कि तिब्बत में पड़ता है, वहाँ पे गए थे और उनका मन जो है थोड़ा सा मतलब कि अजीब था, जो है थक गए थे, तबीयत ढीली थी। सतलज नदी के किनारे बैठे हुए थे, दोपहर का समय था, पानी में अपना पैर लटकाए और बैठ गए। देख रहे हैं कि थोड़ी देर में ही उनका जो प्रगतिशील जल ने असर डाला। क्या बोला? थोड़ी ही देर में जो है उनके तन मन के जितने दुख दर्द थे सब खत्म हो गए और मन ताज़ा हो गया। मन इतना फ्रेश हो गया, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक 5-6 लाइन की जो है कविता भी लिख डाली। बोल रहे हैं कि तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, अचिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वहाँ पे बैठे बैठे कवि के मन में यही एक कविता आई जिसको गुनगुनाने लगे। तो बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता जो है। ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वैसे भी हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लेकिन मैं चाहा कि अगर एक वीडियो में उसको कवर कर देते हैं तो आप लोग को समझने में आसानी होगी, क्योंकि अगर 2-3 पार्ट में करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।